Hello friends, welcome to my channel राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग सुपरडेंट के लिए, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए, टेस्ट बर्ड्स फॉर सेंसिंग द बिटरनेस आर लोकेटेड ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो हमारी टंग होती है, ठीक है, उस पर जो है वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो कौन से ऐसे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो कहाँ पर लोकेट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, जो सेंसेस करते हैं फॉर द बिटरनेस। ठीक है, तो जिससे जो है वो उनको कड़वा जो हम टेस्ट आता है, तो वो कौन से टेस्ट बर्ड से आता है, वो कहाँ पर लोकेट करते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, लेटरल साइड ऑफ द टंग एंड अंडर सरफेस ऑफ द टंग। तो यहाँ पर जो है जो राइट आंसर है हमारे पास, दैट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इसका पिक्चर में आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। तो यहाँ पर हमें बीटर फील होता है, बीटर जो टेस्ट है वो हमें पता चलता है। साइड से जो है वो हमें क्या फील टेस्ट का पता चलता है, खट्टा टेस्ट जो है वो पता चलता है। और जो टिप पे जो है वो हमारे पास स्वीट, और ये साइड से जो है वो सॉल्टी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो हमारे टंग पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसी और का भी अलग अलग एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, एपिकल प्रेशर एंड लेटरल प्रेशर। तो द राइट आंसर इज द पल्स प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पल्स प्रेशर। और ये आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि पल्स प्रेशर इज नोन एज, तो फिर वो डिफरेंस बिटवीन दिस ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर पता होना चाहिए पेशेंट का, देन डायस्टोलिक प्रेशर, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास होगा 120/80 और mm ऑफ Hg, तो आप इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे इनके बीच में, तो हमारे पास आ जाएगा नियर अबाउट 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होता है हमारे पास पल्स प्रेशर। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो आप सबको पता है, ठीक है, हमारे फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसमें हमारे पास एक होता है फैलोपियन ट्यूब्स भी वहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो फैलोपियन जो ट्यूब है उसका मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, पासवे जो पैसेज वे फॉर द फीटस एंड अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपिंग फीटस। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में बेसिकली क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में जो है वो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मीन्स जहाँ पर जो है वो स्पर्म और ओवम जो है वो फर्टिलाइज करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है वो हमारे पास यहाँ पर ओवरीज हैं। ठीक है, देन हमारे पास ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, और ये हमारे पास जो आगे चल के जो है वो यूट्रस, देन फर्दर जो है वो वेजाइना का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये स्पर्म्स की एंट्री हो रही है, और यहाँ पर जो है ओवरीज ने ये ओवम एक रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, और ये यहाँ पर जैसे आता है हमारे पास फैलोपियन ट्यूब में, तो यहाँ पर क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो फंक्शन क्या है फैलोपियन ट्यूब का, फर्टिलाइजेशन करना। फिर आगे चल के ये पास ऑन होते जाएंगे, जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होते जाएंगे और इम्प्लांटेशन फिर यहाँ पर जाके हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओवल्यूशन इज डिफाइंड एज, अभी हमने देखा ओवल्यूशन, मैंने आपको बताया ओवम जो रिलीज होते हैं फ्रॉम द ओवरी, तो वो क्या है, ओवल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना एंड फैसिलिटेट देयर मैचुरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो कैसे हम डिफाइन करते हैं ओवल्यूशन को। तो ओवल्यूशन क्या होता है, जब हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और फिर वो जो है वो ओवम को रिलीज करता है, दैट इज नोन एज ओवल्यूशन। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास ओवरी है, जैसे ये ओवरी है, इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरी है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, देन सेकेंडरी, देन वेस्कुलर फॉलिकल, और यहाँ पर जो है वो एक जो है वो ओवम रिलीज होता है। ठीक है, तो ओवम जो है वो रिलीज होकर आगे पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है वो ये पास ऑन होके फिर फैलोपियन ट्यूब से आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये था जो मैंने प्रीवियस उसमें स्लाइड में आपको दिखाया। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज द रप्चर, ये क्या हुआ, रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, फिर जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, उसके बाद इसको फिर लेके कार्पस एल्बिकन। ठीक है, ये लास्ट में होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करने का टाइम जो है वो काम भी करता है, टिल द डेट की प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं होती है तब तक। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास जो ओवल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं, रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है,
तो आगे चलिए, द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक, ठीक है। तो ऐसी कौन सी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है हेड और नेक को, ठीक है। तो ये आपको पता है, हमारे पास जो है वो हार्ट, जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट है, राइट एट्रियम, देन हमारे पास राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट एट्रियम एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ चला गया, पल्मोनरी आर्टरीज है हमारे पास, और देन एक हमारे पास सिस्टमिक एओर्टा के लिए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ही जो है वो हमारे पास एक आर्टरी निकलेगी जो हेड और नेक को ब्लड सप्लाई करेगी। सिस्टमिक एओर्टा से जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा बॉडी को, और एक अपर डायरेक्शन में जो जाएगा ब्लड हेड और नेक को, वो कौन सी जो आर्टरी है वो सप्लाई करेगी, ठीक है। तो वो आपसे यहाँ पूछा गया। तो ऑप्शन है आपके पास कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इंट्राकोस्टल आर्टरी, ठीक है। तो कोरोनरी जो वर्ड आता है वो हार्ट के लिए आता है। तो ये तो कोरोनरी जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं इंटरनली, ठीक है। और जो है ये आपके पास, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, जो राइट आंसर दैट इज़ द कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी जो है वो हेड और नेक को जो है वो ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज़ द, ये है हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये है हमारे पास, और फिर ये फर्दर आगे चल के नेक पर भी और पूरा जो है वो हेड की तरफ भी जो है वो ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है। और कोरोनरी आर्टरी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, बाकी सब तो बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं, जो ये सिस्टमिक एओर्टा है फिर बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। नीचे जाके जो मेसेंट्रिक आर्टरीज भी आती हैं जो हमारे अब्डोमेन और इंटेस्टाइन वाले एरिया तक जो है वो सप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्लड को। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये है हमारे पास मेसेंट्रिक जो आर्टरी है, इसका जो ओरिजिन होता है वो एओर्टा से, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया, और एओर्टा से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड टिल द राइट इलियक फोसा तक जो है ये मेसेंट्रिक आर्टरी आपकी होगी, और ये साथ साथ में जो भी इसके ऑर्गन्स यहाँ पे आएंगे उन सब कुछ है वो ब्लड सप्लाई होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई हो रहा है फॉर द फंक्शनिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नील, ठीक है। तो हैंड है हमारे पास, ठीक है। तो जो है हैंड में जो नेल्स हैं हमारे पास, तो नेल्स में पूछ रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन हो रही है जो नेल के आसपास जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास ये नेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अगर इन्फ्लेमेशन होती है सराउंडिंग द टिश्यू, तो यहाँ पर उस टर्म को हम क्या करेंगे, दैट इज़ नोन एज, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, क्लबिंग, क्वाइलोनिकिया एंड पैरोनिकिया एंड ओनिकोलाइसिस, ठीक है। तो ओनिकोलाइसिस, तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, और यहाँ पर जो पूछा है जो इन्फ्लेमेशन हो रही है टिश्यू सराउंडिंग द नेल, उसे हम क्या कहेंगे, सो दैट पर्टिकुलर टर्म इज़ नोन एज पैरोनिकिया, ठीक है। तो पैरोनिकिया हम इसे कहेंगे। वो कैसी पिक्चर्स हैं वो इन सब का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। तो ये आप पहले ये देख लीजिए, हमारे पास जैसे क्लबिंग का था, तो क्लबिंग ऑफ फिंगर्स आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है वो कैसा इसका जो है वो फिंगर्स की शेप बन जाती है, ठीक है। कुछ डिस्टॉर्टेड जो एंगल है नील बट का वो बन जाता है, तो दिस इज़ द क्लब्ड फिंगर्स, इन्हें हम क्या कहेंगे, क्लब्ड फिंगर्स। ये यूजुअली जो हार्ट या लंग डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास थी क्वालिनोकिया, ठीक है। तो क्वालिनोकिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो इनके जो नेल्स का जो है वो कैसे डिप्रेशन से फील हो रहा है, ठीक है। तो कुछ स्पून, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पून नेल्स, आप देख सकते हैं स्पून भी ऐसा ही होता है ना, बीच में से डिप्रेस्ड सा होता है, ठीक है। तो ये एक स्पून नेल्स भी मैंने कह सकते हैं, स्पून शेप नेल्स यहाँ पर बन जाते हैं, और ये जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की केस में देखने को मिलता है, और समटाइम लीवर और पैनक्रियास की कोई डिजीजेस होती हैं उनमें भी ये जो है वो देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो और जो हमारे पास इमेजेस हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमारे पास जो टर्म थी जहाँ पर इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू नियर अराउंड द नेल्स की बात की गई थी, दैट इज़ द पैरानाइकिया, ठीक है। तो पैरानाइकिया में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है वो जो टिश्यूज़ हैं यहाँ पास में, इनकी इन्फ्लेमेशन हुई है, देखिए कैसे पस जो है वो यहाँ से ऊज आउट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई टिश्यू का जो भी अराउंड द नेल्स हैं। होगा क्या, सम टाइम जो है वो कुछ स्किन इंजरी हो गई नियर द नेल्स, ठीक है, कुछ स्किन वहाँ से हुआ, और कुछ जैसे हम नॉर्मली काम करते हैं तो जर्म्स तो एनवायरनमेंट में होता ही है, ठीक है। तो कोई जर्म्स जो है वो उस एक स्किन से एंटर हो जाते हैं, उस एक साइड के ऊपर कुछ बैक्टीरियाज, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, फिर कुछ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, ठीक है। एक और टर्म हमारे पास वहाँ पर थी ओनिकोलाइसिस। ओनिकोलाइसिस में क्या होता है, ये पेनलेस डिटैचमेंट होती है नेल की। आप देखिए यहाँ पर जैसे इनकी नेल्स की जो शेप बनी है ना, इस वजह से कि नेल यहाँ से पूरा रिमूव हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा,
पेनलेस डिटैचमेंट ऑफ द नेल। समटाइम किसी को ऐसा होता है कि हमारे जो नेल्स हैं वो बिल्कुल ही मतलब दर्द बिल्कुल नहीं हुई, कोई पेन नहीं हुआ, बट वो पूरा अलग से निकल जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द नेल बेड। तो ये भी जो है वो यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी के केसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको मैंने 4 ऑप्शंस के सभी की इमेजेस दिखा दी, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किसमें कैसे होते हैं। सभी जो है वो नेल्स के ही यहाँ पर जो है वो जो प्रॉब्लम्स थी वही इसमें शो किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर इज, ठीक है। तो आप मैंने यहाँ पर इक्विपमेंट का पिक्चर भी लगा दिया। तो ये कौन सा इक्विपमेंट है जो कि हम ईयर एग्जामिनेशन के लिए जो वो चेक करते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास लैरिंजोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑटोस्कोप एंड प्रोक्टोस्कोप। सो द राइट आंसर इज द ऑटोस्कोप, ठीक है। दिस इज द ऑटोस्कोप जिसे हम ईयर एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इज नोन एज। यहाँ पर भी मैंने आपको पिक्चर शो किया है। तो यहाँ पर आप देखिए टंग का इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, जिंजीवाइटिस, ग्लोसाइटिस, पेरोटाइटिस एंड स्टोमेटाइटिस, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोसाइटिस, ठीक है। तो दिस इज द ग्लोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोसाइटिस। और जो जिंजीवाइटिस हमारे पास है ये गम्स के लिए आता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, ठीक है। और जो है हमारे पास ये पैरोटिड ग्लैंड के लिए आएगा, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे हम पैरोटाइटिस कहेंगे। और ये जो है वो माउथ, ठीक है। तो अगर माउथ के पास जो है वो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है तो अल्सर्स हो जाते हैं। तो वो वहाँ पर ओरल म्यूकोजा का अगर हो जाता है तो वहाँ पर अल्सर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पेन होती है, इंडिविजुअल को डिफ़िकल्टी होती है टू ड्रिंक, टू ईट, तो उसे हम क्या क्या कहेंगे, स्टोमेटाइटिस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से जो है वो कौन सा जो एक ऑर्डर जो होगा, जो यहाँ पर हमने ऑप्शंस दिए वहाँ से हमने सेलेक्ट करना है, जिसका मीनिंग क्या है कि इमीडिएटली जो है वो हमें वो ड्रग देना है पेशेंट को और एक ही बार एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं, PM ऑर्डर, स्टैट ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर एंड स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो राइट आंसर है, आपको पता होगा कि इमीडिएटली जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, स्टैट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, स्टैट ऑर्डर, ठीक है। जब लिखा कि कोई मेडिकेशन लिखा फिर लिखा स्टैट, तो मीन्स इमीडिएटली जब भी कभी नीड लगती है तो इमीडिएटली आप पेशेंट को दे सकते हैं, बट एक ही बार देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शंस दी हैं, PM मीन्स आफ्टर मील, ठीक है। तो PM मीन्स आफ्टर मील, ठीक है। तो खाना खाने के बाद जो वो आपको मेडिसिन लेनी है तो ये उसके लिए आएगा। सिंगल ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर मीन्स जो मेडिकेशन है वो लेना है आपने किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर, बट सिर्फ एक बार, ठीक है, सिर्फ एक ही बार लेना है। और नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर वही होते हैं जो रिटन इंस्ट्रक्शंस जो है वो पेशेंट को फाइल पे या कार्ड पे मेंशन किया होता है बाय द मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो वो ताकि किसी और को जिसको भी पेशेंट को मेडिसिन देना तो उसको पढ़ेंगे और पेशेंट को मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, दैट इज द स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाइल गिविंग एनजी ट्यूब फीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो जब हम पेशेंट को एनजी ट्यूब फीडिंग करेंगे तो कौन सा एक ऐसा स्टेप है जो पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगा, बाकी सभी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन है हमारे पास, एडवांस द ट्यूब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ट्यूब को आगे इंसर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट बोल रहे हैं फ्लश विथ 20 ml ऑफ एयर, एयर के साथ फ्लश करना है, मीन्स एयर डाल दो, ठीक है। और प्रोवाइड हाई फॉलोअर पोजीशन, पेशेंट को दो, ठीक है, ड्यूरिंग द एनजी ट्यूब फीडिंग उसको हाई फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड करो। प्लग द एयरवे ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है। तो ये सभी हैं, बट यहाँ पर क्या है, सबसे ही कॉम्प्लिकेशंस होंगी सिवाय एक चीज़ के, दैट इज़ द प्रोवाइड हाई फाउलर्स पोजीशन, ठीक है। हाई फाउलर पोजीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को 45 to 60 डिग्री तक जो है वो उसको उसकी बैक को सपोर्ट प्रोवाइड करके उसको बिठाते हैं, उसको सपोर्ट देंगे, ठीक है। मेन रीज़न यही है कि इसकी वजह से चाहे ट्यूब इंसर्शन करना है चाहे फीडिंग, वो टाइम पे जो है, ठीक है, इंसर्शन की बात होगी या फीडिंग की बात हो रही है, ठीक है। अनलेस पेशेंट को कोई ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है तो हम उसको हाई फॉलो पोजीशन में ही देंगे। और उसको जो है वो इससे क्या होगा, एक रेस्पिरेशन भी प्रमोट होता है, सर्कुलेशन प्रमोट होता है और वीनस रिटर्न बीच में जो है वो अच्छे से होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज प्रोवाइड हाई फाउलर्स पोजीशन। नेक्स्ट देखिए, अ पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर इलियोस्टमी टू ट्रीट अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड दिस इज डन टू, ठीक है। अभी एक पेशेंट है जिसको हम इलियोस्टमी परफॉर्म करने वाले हैं उसके ऊपर, ठीक है। क्यों करेंगे, टू ट्रीट द अल्सरेटिव कोलाइटिस विच इज़ अ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो है ये सॉरी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है हमारे पास जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है।
सो दिस इज़ द इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ है हमारे पास, अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक और हमारे पास होता है दैट इज़ द क्रॉन्स डिजीज़। क्या होता है एक और? क्रॉन्स डिजीज़, ठीक है। दोनों का मैं बता दूंगी आपको इनके बीच में डिफरेंस, बट अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक पेशेंट है जिसको इलियोस्टमी के लिए बोला गया है, ठीक है, टू ट्रीट द अल्सरेटिव कोलाइटिस। अभी ये क्यों करना है ऐसा? ऑप्शन है हमारे पास, प्रिवेंट पॉसिबल परफोरेशन फ्रॉम कोलाइटिस, ठीक है, तो ताकि जितना हो सके हम कोलाइटिस की वजह से जो परफोरेशन हो रहा है, टिश्यू परफोरेशन वहाँ पे हो रहा है उस एक पार्ट का, वो कम हो, आगे ना हो, ठीक है। देन डिक्रीज लिक्विड फीसिस, ठीक है, तो लिक्विड जो हो रहा है स्टूल का जो कंसिस्टेंसी है वो लिक्विड वो और कम हो जाएगा, ठीक है। एंड कंट्रोल द ऑर्डर फ्रॉम डायरिया, ठीक है, तो जो डायरिया का जो ऑर्डर है जो उसको हम कर सकते हैं कम। एंड प्रिवेंट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। जो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ प्रिवेंट पॉसिबल परफोरेशन फ्रॉम कोलाइटिस, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, ठीक है, और दोनों ही हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज़। समटाइम इनके साथ कुछ कन्फ्यूज़न कोई किसी को हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, और जिसके सिम्टम में रेक्टल ब्लीडिंग, ब्लडी डायरिया, अब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ठीक है, और ये सब चीज़ें होंगी। बट मेन चीज़ इसका क्या है कि ये जो प्रॉब्लम होगी ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्लोन तक ही लिमिटेड रहती है, ठीक है। देखो ये हमारे पास जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसके जो है वो क्लोन पार्ट तक ही जो है वो ये लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास जैसे ये क्रोन्स डिजीज़ क्या है, इसमें जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल जो डिजीज़ है ये अफेक्ट करता है लाइनिंग। किसको अफेक्ट करता है? लाइनिंग को अफेक्ट करेगा। लाइनिंग भी किसकी? जो डाइजेस्टिव ट्रैक की। किसकी लाइनिंग? डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग। अब डाइजेस्टिव ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा? माउथ से, माउथ टू एनस, माउथ टू एनस। अभी माउथ टू एनस जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें जो है वो हमारे पास क्या होने वाला है, जो है वो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने वाली है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट ये जो है वो एक जगह एक जो है वो एक पार्ट तक लिमिटेड नहीं रहता है। क्रॉन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो कोलोन तक ही लिमिटेड रहता है। इसकी भी अलग से टाइप्स होती हैं हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस की, ठीक है। तो ये कभी समटाइम यहीं तक ही लिमिटेड होता है, ठीक है, रेक्टस पार्ट तक ही है, ठीक है। देन ये जो है वो हमारे पास पूरा सिगमेंट कोलोन को कवर करता है, ठीक है। फिर ये हमारे पास जो है ये हमारे पास ये डिसेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स, देन ये असेंडिंग कोलोन, ये सब इनको भी कवर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आगे चल के और ना जो है वो परफोरेशन को ट्रांसफ़र करे, ठीक है, कोलाइटिस का। तो ये हमारे हम क्या करेंगे कि ये स्प्रेडिंग ना हो, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास जो इलियम जो पार्ट है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्टोमा क्रिएट कर देंगे, वहीं से स्टूल जो है वो रिमूव करेंगे बॉडी का, और सो दैट इसका ट्रीटमेंट हम रखेंगे, सो दैट कि ये आगे की तरफ ज़्यादा स्प्रेड ना हो। यहाँ पर अगर हम स्टूल पास नहीं करेंगे, स्टूल पास नहीं होगा, तो समवेयर इसका जो परफोरेशन है वो थोड़ा सा प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। आपको मैं इमेज दिखा देती हूँ। दिस इज़ द, ये हमारे पास जो है वो ऑस्टमी हम करेंगे, बट यहाँ पर हमने कौन सी ऑस्टमी करनी है? इलियोस्टमी, ठीक है। बाकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होते हैं। लेफ्ट कोलोस्टमी भी होती है, जिजनोस्टोमी भी होती है, कोलोस्टोमी ट्रांस, जिस भी सेगमेंट पे करते हैं उसका जो है वो हम उसमें, अगर कोलोन में करेंगे तो कोलोस्टोमी कर देंगे, अगर इलियम की करेंगे तो इलियोस्टमी, जिजनम का करेंगे तो जिजनोस्टोमी, ठीक है। तो ये है हमारे पास। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Following an injury, the nurse should assess for the fat embolism, ठीक है। किसी को कोई इंजरी होती है और उसमें जो है वो नर्स जो है एक इंडिविजुअल को फैट एम्बोलिज्म के लिए असेस करेगी नर्स, बट कौन से टाइम पीरियड में, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स में असेस करेंगे, ड्यूरिंग फर्स्ट 48 आवर्स में असेस करेंगे, ठीक है। देन द हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, तो ये असेस करना है, या पेशेंट ऑन स्केलेटल ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये है, तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए मेन चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर है दैट इज़ द फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म क्या होता है, जो एम्बोलिज्म क्या है, मीन्स कोई फैट का कोई ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो फैट जो है डिपॉजिट होगा ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ब्लड स्ट्रीम में क्या हो रहा है, फैट जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। आपके पास ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है, बट इसके बीच में जो है वो फैट जो एम्बुलाई हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो चुके हैं, और जिसकी वजह से जो है वो जिस भी एरिया में ये चीज़ होगी, जिस भी ब्लड वेसल में, तो वो ब्लड वेसल जिस भी बॉडी पार्ट को या ऑर्गन्स को जो ब्लड सप्लाई करने वाली थी वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, तो वो फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है।
अभी ऐसा क्यों होता है, किस केसेस में देखने को मिलता है? यूजुअली जब किसी का कोई मेजर ट्रॉमा, कोई इंजरी होती है, किसी को चेस्ट में, एब्डोमेन में हेड इंजरी हो गई, ठीक है, या किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया, स्केलेटल ट्रॉमा किसी को हुआ, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो इसी इन सब कंडीशंस में जो है वो हम कब जो है वो नर्स जो है वो उसे असेस करना चाहिए फॉर द फैट एम्बोलिज्म। तभी कहा ना इंजरी, किसी को कोई इंजरी हुई है, ठीक है, तो उस केस में कब हम करेंगे? ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। अगर किसी को कोई और इंजरी नहीं हुई है, अगर सिर्फ स्केलेटल ट्रॉमा का ही हुआ, तो स्केलेटल में यूजुअली फिर भी हम विद इन 72 आवर्स तक की कोई ऑप्शन होगी, ठीक है, तो वो भी हम उसमें देखेंगे। बट यहाँ पर इंजरी मेंशन नहीं किया कि कौन सी इंजरी है, ठीक है। तो अगर किसी को चेस्ट, एब्डोमेन, हेड इंजरी उस तरीके की होगी तो हम ड्यूरिंग द फर्स्ट जो है वो 24 आवर्स में जो है वो हमें असेस करना है फॉर द फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हैज़ एनजी ट्यूब फॉर लो इंटरमिटेंट सक्शन टू प्रिवेंट, ठीक है। तो एक पेशेंट है जो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जिसको हुआ है, उसमें एनजी ट्यूब हमने इसको लगाया हुआ है फॉर द लो इंटरमिटेंट सक्शनिंग के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करना है? क्रॉनिक डिस्टॉर्शन, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन एंड पेरिस्टालसिस। तो हम यहाँ क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। आगे चलिए, हाइड्रोफोबिया इज अ साइन ऑब्जर्व्ड इन अ पेशेंट विद, हाइड्रोफोबिया किस में देखने को मिलता है? आंट बाइट, डॉग बाइट, स्नेक बाइट या मॉस्किटो बाइट। तो ये जो है डॉग बाइट में, ठीक है, डॉग बाइट में जो है वो हाइड्रोफोबिया होता है, और ये जो है फिर आगे चल के जो है वो रैबीज हो जाता है, ठीक है, जो कंडीशन इट इज नोन एज रैबीज, रैबिडो वायरस की वजह से, ठीक है, रैबिडो वायरस की वजह से होता है। और इसका भी फर्दर जो है वो पूरा एक ट्रीटमेंट जो है वो प्रोटोकॉल बनाया गया है कि जब कोई डॉग बाइट होता है तो हमें 15 मिनट्स के लिए एटलीस्ट जो है वो सोप एंड वाटर से, रनिंग वाटर के अंदर उसको क्लीन करना चाहिए। फिर जो है वो हम अपना जो भी हमारे पास नियर अराउंड जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करेंगे, और फिर जो है वो चेक करके पेशेंट को जो है वो उसका वैक्सीनेशन या इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगाना है, वो सब डिसाइड होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी से डर लगना, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स फियर। नेक्स्ट देखिए, अ पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हैज़ हैड अ डिमिनिश्ड गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो एक पेशेंट है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का, जिसमें जो है वो गैग रिफ्लेक्स जो है वो डिमिनिश्ड है, और जो अभी नर्स है तो वो क्या करेगी? द नर्स विल इंस्टिल आर्टिफिशियल टीयर्स, ठीक है, तो नर्स जो है उसमें आर्टिफिशियल टीयर्स को इंस्टिल कर रही है, और मेंटेन साइडलाइन पोजीशन, या ऑफर कर रही है स्मॉल सिप्स ऑफ क्लियर फ्लूइड्स, या टेस्ट करेंगे हम क्रेनियल नर्व्स थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो अभी क्या है, गैग रिफ्लेक्स जो है, गैग रिफ्लेक्स मीन्स जब हमें कुछ भी कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे हमारे माउथ में आता है कुछ भी, तो हम उसको जो है वो स्वेलो नहीं करते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट द स्वेलिंग फ्रॉम द फॉरेन ऑब्जेक्ट या प्रिवेंट टू चॉकिंग, तो वहाँ पे गैग रिफ्लेक्स होना जरूरी है, वो सबकी बॉडी में होता है, ठीक है। अभी गैग कैसे करते हैं? जैसे कभी होते हैं ना, जैसे हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो वो अगर हमारा ओरल कैविटी को कुछ अंदर जाके टच करते, स्टिमुलेशन मिलता है, तो हम गैग होता है, जैसे वॉमिटिंग करने वाले हैं, ठीक है। नोट करना, जब भी किसी को वॉमिटिंग आती है तो उस टाइम पर क्या होता है, मीन्स आपने एक गैग फील हुआ आपको, ठीक है, आपने वो गैग एक रिस्पॉन्स में किया, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी आई से क्या होता है, टीयर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब वॉमिटिंग किसी को आती है तो क्या होता है, जैसे वॉमिटिंग करेंगे तो आइज भी पूरा वाटरी हो जाती हैं, और जब हमें वॉमिटिंग पास करनी है उससे पहले हमें क्या होता है, सलाइवा, ठीक है, हमारा सलाइवा की जो माउथ में जो सलाइवेशन ज़्यादा फील होता है, फिर धीरे धीरे हमें वॉमिटिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये पूरा एक मतलब एक पूरा इसका फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो कोई भी, वैसे तो कोई भी पेशेंट होगा, यहाँ पर उनको कार्डियोवास्कुलर का मेंशन किया है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जिसका गैग रिफ्लेक्स अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसे जो है वो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है दैट इज़ द, हम पेशेंट जो इंडिविजुअल उसे हम क्या करेंगे, साइड लाइन पोजिशन देंगे, ठीक है। क्यों दे रहे हैं? टू प्रिवेंट फ्रॉम द एस्पिरेशन ऑफ द सिक्रेशन इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि उन्होंने ये इंस्टिल आर्टिफिशियल टीयर क्यों लिखा, क्योंकि जो है वो जब गैग रिफ्लेक्स बिल्कुल ही नहीं रहता तो जो है वो जैसे मैंने कहा कि अगर गैग रिफ्लेक्स होता है तो हमारी वाटरी आइज होती हैं, तो यहाँ पर नहीं है, तो वो आर्टिफिशियल टीयर्स को इंस्टिल करने की बात यहाँ पर इसलिए की गई है, ठीक है। और ऑफर स्मॉल सिप्स ऑफ क्लियर फ्लूइड्स, ठीक है, तो वो दे रहे हैं कि गैग है तो वो मीन्स उसको वॉमिट आउट ना कर दे, तो हम थोड़ा थोड़ा देंगे, तो उस रीज़न से मैंशन किया गया है। और बट वहाँ पर तो डिमिनिश्ड हो चुका है, ठीक है।
देन टेस्ट क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स भी इसलिए यहाँ पर क्योंकि सम टाइम जब हमारा ये गैग रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम आती है तो दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द क्रेनियल नर्व्स का डैमेज हुआ है या ब्रेन डेथ किसी का हुआ है, तो वहाँ पर यूजुअली जो हमारे पास जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, हमारे पास ट्राइजेमिनल जो क्रेनियल नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गैग रिफ्लेक्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर कुछ एक जो है वो क्रेनियल नर्व्स को मेंशन किया कि क्या हम उन्हें असेस करेंगे। बट सबसे पहले हमें क्या करना है, मेंटेन द साइलेंट पोजीशन to prevent the aspiration of the secretion into the respiratory tract. नेक्स्ट चलिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ठीक है। तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? ऑप्शंस हैं A.L. मुडेलियर, A.K. मुखर्जी, M.S. चड्ढा एंड जोसेफ बोहर, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द A.K. मुखर्जी। A.K. मुखर्जी जो थे वो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, ठीक है। एग्जाम ऐसे भी आता है कि हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी जो थी वो कौन सी थी, मुखर्जी कमेटी, ऐसे भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो चेयरमैन पूछा है तो आपने जो है वो मुखर्जी, A.K. मुखर्जी, ठीक है। और जो हमारे पास जो ये हमारे पास मुडेलियर जो था, ठीक है, मुडेलियर का जो था जैसे फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग अच्छे से हो रहा है, फैमिली प्लानिंग की जो सर्विसेज अच्छे से मिल रही हैं उनको चेक करने के लिए मुडेलियर कमेटी जो था वो स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और जो चड्ढा कमेटी थी वो जो चड्ढा कमेटी थी वो हमारे पास जो था वो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम का अच्छे से मेंटेनेंस हो रहा है उस फेज़ का, वो चेक करने के लिए। एंड जोसेफ बोहर या बोहर कमेटी जो जोसेफ बोहर ने उसको स्टार्ट किया ना, तो वो था हमारे पास हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। नेक्स्ट चलिए, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो राउंड है वो सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था? यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई हैं, दिसंबर 1994, दिसंबर 1995, जनवरी 1994 एंड नवंबर 1996, ठीक है। तो ये किसी एग्जाम में पूछा था तो वहाँ पर ऐसे ही ऑप्शंस दी गई थी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हमारे पास बनता है दैट इज़ द दिसंबर 1995, बट एग्जैक्टली जो यहाँ पर था दैट इज़ 2 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो था वो 2 अक्टूबर 1995, ठीक है। नेक्स्ट है WHO ORS पैकेट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो WHO का जो ORS पैकेट है उसमें क्या चीज़ें हैं, कोई एक यहाँ से नहीं है, वो हमें बताना है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो नहीं होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह पर जो है वो आपको सोडियम सिट्रेट भी समटाइम्स जो है वो देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है सोडियम सिट्रेट वाला ORS है या सोडियम बाइकार्बोनेट वाला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ORS के पैकेट में इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रैटेजीज ऑफ रूरल हेल्थ मिशन विल हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो रूरल हेल्थ मिशन हमारे पास है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो NRHM, तो इसका जो मेंस जो इसकी स्ट्रैटेजीज थी वो क्या चीज़ें कवर करता था NRHM के अंडर? एनहांस कैपेसिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रिड्यूस्ड MMR या स्ट्रेंथन सब सेंटर, ठीक है, या हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये क्या करता था NRHM जो है वो क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर? तो यहाँ पर क्या है, सभी हैं, ऑल ऑफ द अबव। एनहांस कैपेसिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर जो है वो हमारे पास 3 टायर सिस्टम आता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें आएंगी? ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इसमें ग्राम पंचायत एक हमारे पास जो है वो स्टार्ट किया गया था, ग्राम पंचायत, ठीक है। और हमारे पास विलेज लेवल पे हुआ, देन पंचायत समिति, ठीक है। तो पंचायत समिति आई थी, हाँ, वो ब्लॉक लेवल पे, एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये सब हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आएगा। रिड्यूस मेटल मॉर्टिलिटी रेट को कम करना है, एंड जो सब सेंटर है उनको और स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर स्ट्रेटेजीज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट पर 100 लाइव बर्थ्स, रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स, रेट पर 1000 टोटल बर्थ एंड रेट पर 100 टोटल बर्थ, ठीक है। तो इन्फेंट मॉर्टिलिटी को जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो हम एक्सप्रेस करते हैं रेट पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आता है, जो भी नंबर ऑफ डेथ्स हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स हैं, नंबर ऑफ डेथ्स किसकी है हमारे पास, इन्फेंट की अंडर जो है वो 1 ईयर एज तक, ठीक है। तो अंडर 1 ईयर ऑफ एज तक उनका डेथ अमंग जो भी पॉपुलेशन है ऑफ अ गिवन एरिया ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उनको हम करेंगे डिवाइड द नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्या है हमारे पास, लाइव बर्थ्स, ठीक है। तो डेथ
डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो उस एक ईयर में हुई थी, उस एक टाइम पीरियड के अंदर, उस एक पॉपुलेशन, उस एक एरिया के अंदर, ठीक है। तो इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 लाइव बर्थ, तो ये वहाँ पर 1000 आएगा, ठीक है। तो ये हम इसको एक्सप्रेस करते हैं रेट पर 1000 लाइव बर्थ।